हे एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। आज हम डिस्कस करेंगे डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट के ऊपर, जिसमें टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं एंड इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, तो वहाँ पे आप ज़रूर देखिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, दीज आर द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो ये चीज़ जानने से पहले थोड़ा सा रिकैप देते हैं कि सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू में या फिर एक ऐसा तरीका है कि हम क्या करते हैं, सैंपल्स कलेक्ट करते हैं या फिर सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। कहाँ से? पॉपुलेशन से। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि अगर जो झारखंड है वो झारखंड अगर पॉपुलेशन हो गया तो टाटा नगर क्या है, सैंपल है। तो सैंपल का मतलब है स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। तो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ से सेलेक्ट करते हैं? पॉपुलेशन से। दैट मीन्स लार्ज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स से हम कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो ये जो कुछ एलिमेंट को हम सेलेक्ट किए, दैट इज नथिंग बट द सैंपल। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, सपोज मुझे राइस लाना है तो मैं गई मार्केट, दुकान में जो ग्रोसरी शॉप है, तो वहाँ जाके मैं बोली कि मुझे राइस चाहिए, तो मुझे सैंपल दिखा दीजिए, ऐसा बोली। या फिर सबको यही बोलता है कि सैंपल दिखा दीजिए, राइस का कौन सा अच्छा वाला है वही वाला ही लेके चलेंगे। तो दुकानदार जब आप सैंपल के बारे में बोले, क्या दुकानदार पूरा का पूरा राइस का बोरी या फिर राइस का बैग आपको देता है? नहीं देता है। वो राइस बैग में से कुछ राइस को लेके लाएगा और आपको देगा कि देखिए ये ऐसा दिखता है राइस। तो ये जो थोड़ा सा राइस लाके हमें दिखाया फ्रॉम द एंटायर बैग, तो ये थोड़ा सा राइस को हम क्या बोलेंगे, सैंपल है। ये जो एंटायर बैग रखा वो क्या है, वो पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट होता है। एंटायर राइस बैग से थोड़ा सा राइस लाके हमें दिखाया, तो जो हम देखे, थोड़ा सा राइस देखे, दैट इज सैंपल, जो कि पॉपुलेशन से सिलेक्ट हुआ है, पॉपुलेशन से कलेक्ट हुआ है। एंटायर बैग से लाके दो चार राइस हमें दिखाया कि देखिए राइस जो है ना ऐसे दिख रहा है, तो उसके ऊपर हम डिसाइड किए, देखे कि हमें राइस लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट होता है वो सैंपल के ऊपर होता है, हमेशा एक्सपेरिमेंट सैंपल के ऊपर होता है, स्मॉल ग्रुप के ऊपर होता है, रेदर देन द एंटायर ग्रुप। तो लार्जर ग्रुप को नहीं लेके हम उनमें से एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को लेते हैं, कुछ वेरिएबल्स को लेते हैं, कुछ फैक्टर को लेते हैं एंड उन स्मॉलर ग्रुप के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये जो स्मॉलर ग्रुप है हम उसी को ही बोलते हैं सैंपल। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ लगा कि हमें फर्दर मॉडिफिकेशन करना चाहिए अपना एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस। इसीलिए सैंपल के ऊपर हमेशा एक्सपेरिमेंट होता है, पॉपुलेशन के ऊपर नहीं होता है। क्योंकि सैंपल के ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट हुआ तो हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ अगर लॉस हो रहा तो हम उसको रिकवरी दे सकते हैं। लेकिन अगर सेम चीज़ हम पॉपुलेशन में करने लगे, लार्जर ग्रुप में करने लगे, तो वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि हम ये नहीं गारंटी दे सकते कि जो भी लॉस हो रहा है वो हम फुलफिल कर देंगे, या फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट का जो हम कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट हमें मिल रहा है उसको हम इजीली मॉडिफाई कर देंगे, ये गारंटी हम दे ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट हमेशा सैंपल के ऊपर होता है। तो ये जो सैंपल कलेक्ट करने का तरीका है ना, जो टेक्निक है,
वो दो तरह का होता है, एक तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो हम पहले डिस्कस किए थे, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम रैंडमली चूज कर रहे थे सैंपल्स को फ्रॉम द पॉपुलेशन। हमारे पास लार्जर ग्रुप है, वहाँ से हम रैंडमली चूज कर रहे थे पॉपुलेशन सैंपल को। दैट मीन्स कि क्या, कि जितना भी वेरिएबल्स है, सपोज आई हैव 1000 नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द पॉपुलेशन, उस 1000 पॉपुलेशन से 1000 लार्जर ग्रुप से सपोज आई नीड टू सेलेक्ट 5 to 6 एलिमेंट्स ओनली और 5 to 6 वेरिएबल्स ओनली। तो ये जो 5 to 6 वेरिएबल को मेरे को सेलेक्ट करना है ना, ये है सैंपल। कहाँ से सेलेक्ट करना है? 1000 एलिमेंट से सेलेक्ट करना है। तो 1000 एलिमेंट इज माय पॉपुलेशन। तो अगर मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगर मैं जो 5 to 6 एलिमेंट को रैंडमली चूज नहीं कर रही हूँ, अपना कन्वीनियंस के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से अगर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ फ्रॉम द लार्जर ग्रुप ऑफ 1000, देन मैं उसको बोलूँगी नॉन प्रोबेबिलिटी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एक ऐसा सैम्पलिंग टेक्निक है जहाँ पे हम रैंडमली सैंपल को चूज नहीं करते। तो जो रिसर्चर रहते हैं या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अपना कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल्स सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन। यहाँ पे रैंडमनेस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, प्रोबेबिलिटी में हम रैंडमली चूज कर रहे थे, तो रैंडमली एक चीज़ को हम चूज कर रहे हैं, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में रिसर्चर को पता है कि कौन सा लोकेशन से डेटा लेना है, कौन सा लोकेशन, दैट मीन्स एरिया। रिसर्चर के लिए एरिया फिक्स है, रिसर्चर सोच लिया है कि मुझे इस एरिया से डेटा लेना है। तो ये इजी होगा क्योंकि आप पहले से ही पता है कि ये पर्टिकुलर रीजन है या फिर पर्टिकुलर स्टेट है या फिर पर्टिकुलर सिटी है, वहाँ से मेरे को सपोज कि एजेड लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। तो आपको एरिया भी पता चल गया, लोकेशन भी पता चल गया, एंड आपको कौन सा ग्रुप के ऊपर करना है ये भी फिक्स है। दैट मीन्स कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिसर्च करना चाह रहे हो। तो अगर रिसर्चर को एरिया भी पता है एंड कौन सा एज ग्रुप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा ये भी पता है, दैट मीन्स उसका गोल जो है ना वो फिक्स है। उसको पता ही है मेरे को ये पर्टिकुलर एक्स एरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है एंड वाई पर्सन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। तो वहाँ से वो वाई पर्सन जो है ना, वो कुछ वाई पर्सन को सेलेक्ट करता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्स लोकेशन। तो यहाँ पे लोकेशन भी पता है, किस तरह का एज ग्रुप का लोगों को सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा ये भी पता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि सैम्पलिंग ईजी हो जाता है। मैं किसका बात कर रही हूँ? नॉन प्रोबेबिलिटी का बात कर रही हूँ कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, रैंडमनेस है ही नहीं। हम रैंडमली चूज नहीं कर रहे हैं, हमें एरिया पता है, कौन सा लोकेशन से डेटा लेना है एंड किस तरह का डेटा लेना है, कौन सा एज ग्रुप के ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट अप्लाई करना है, कौन सा एज ग्रुप का लोगों के ऊपर हम लोगों से हम सैंपल लाएंगे। तो वो सारा चीज़ हमें पता है। दैट मीन्स ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है वो ईजियर रहता है एंड उतना खर्चा भी नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या एक चीज़ रहता है, इसमें बायसनेस रहता है जो कि प्रोबेबिलिटी में नहीं है। बायसनेस का मतलब है कि आप किसी एक के तरफ झुक रहे हो। दैट मीन्स आपका मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, उसको बोलते हैं बायस हो जाना। हम बोलते हैं ना हम एक तरफा हो गए। दैट मीन्स कि हमारा जो जजमेंट है ना वो एक के लिए हमेशा अच्छा होता है, दैट इज़ बायसनेस। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बायसनेस नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमें रैंडमली चूज करते हैं, ना हमें लोकेशन का पता रहता है ना हमें एज ग्रुप का पता रहता है, बस हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें हर एज ग्रुप का लोग आ जाते हैं, हर लोकेशन से लोग आ जाते हैं। दैट मीन्स कि जो सैंपल्स हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो सारा सैंपल्स को सारा वेरिएबल्स जो कि पॉपुलेशन में रहता है ना, तो सारा वेरिएबल्स का इक्वल चांस रहता है बीइंग सिलेक्शन। तो कोई भी किसी भी डेटा को हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम तो रैंडमनेस है, प्रोबेबिलिटी में रैंडमनेस है। दैट मीन्स रैंडमली हम सेलेक्ट करेंगे। आपको एक बाउल दिया गया है, तो बाउल में बोला गया कि 10 चीट है, तो आपको बोला गया कि जाइए आप सेलेक्ट करिए, आप एक चीट उठाइए। तो जब आप चीट उठाएंगे ना वो बाउल से, तो आप रैंडमली उठाएंगे, तो आपका हाथ में कोई भी चीट आ सकता है, उसके भीतर में कोई भी नाम लिखा हुआ रह सकता है। दैट इज रैंडमनेस, वो प्रोबेबिलिटी है।
नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको पता है कि आपको कौन सा चीट उठाना है, तो वो हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स कि रिसर्चर जो भी एक्सपेरिमेंट करता है उसको लोकेशन पता है कि पर्टिकुलर इस लोकेशन से मेरे को सैंपल सेलेक्ट करना है, एंड एज ग्रुप पता है। सपोज आपको सेलेक्ट करना है कि जो 60 to 70 एज ग्रुप के भीतर में जो भी पर्सन आ रहे हैं उनसे सैंपल, उनके भीतर में से सैंपल सेलेक्ट करना है। तो आप वो पर्टिकुलर लोकेशन में जितना भी 60 to 70 एज के भीतर में लोग रहेंगे सबको सेलेक्ट कर लिए, उनके भीतर में से कुछ लोगों को उठाए जिनके ऊपर एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट होगा। दैट मीन्स आप जो सैंपल ले रहे हो ना उसमें रैंडमनेस है ही नहीं, उसमें रिसर्चर, लोकेशन, एज ग्रुप सब कुछ पता रहता है। दैट मीन्स रिसर्चर अपना कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि वो बायस्ड है, कि हमें पहले से ही पता है, हमें जहाँ अच्छा लग रहा है वही लोकेशन से हम ले रहे हैं। हमें जहाँ लग रहा है कि इस एज ग्रुप को लेने से हमारा एक्सपेरिमेंट जो है जल्दी हो जाएगा या फिर कम खर्चा में हो जाएगा, हम वही एज ग्रुप का लोगों से ही सैंपल कलेक्ट करते हैं या फिर उनके भीतर में से कुछ सैंपल को लेते हैं। तो हमें एरिया भी फिक्स रख दिए एंड किस तरह का लोगों को कंसिडर करेंगे ये भी फिक्स रख दिए। दैट मीन्स क्या है कि बायसनेस है, हम अपना कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हैं, रैंडमनेस है ही नहीं इसके भीतर में। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो टेक्निक है कितना तरह का है, कितना वे है, अगर हम रैंडमनेस नहीं लेंगे तो कितना तरीका से हम सेलेक्ट करते हैं किसको, सैंपल्स को। एक हो गया कन्वीनियंस सैंपल, एंड दूसरा हो गया पर्पसिव सैम्पलिंग, एंड तीसरा हो गया स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो यहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। दैट मीन्स इसमें रैंडमनेस नहीं रहेगा, एंड यहाँ पे क्या है, नाम से ही पता चला कि कन्वीनियंट है। किसके लिए कन्वीनियंट है, रिसर्चर के लिए कन्वीनियंट है जो कि रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। इसका मतलब क्या है कि रिसर्चर अपना एक्सपेरिमेंट के लिए अपना खुद का कन्वीनियंस के हिसाब से प्लेस, लोकेशन चूज करता है एंड एज ग्रुप को चूज करता है जहाँ से वो सेलेक्ट कर सके किसको, सैंपल को। तो यहाँ पे रिसर्चर अपना कन्वीनियंस देखता है, मेरे को किस में सुविधा हो रही है, कौन सा लोकेशन से मेरे को डेटा जल्दी मिल जाएगा, कौन सा एज ग्रुप से मेरे को डेटा जल्दी मिल जाएगा। तो अब मैं अगर रिसर्चर बनूंगी तो मैं अपना कन्वीनियंस के हिसाब से अगर सेलेक्ट की, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की, तो उस टाइम में मेरा जो सैम्पलिंग है, दैट मीन जो सैंपल सेलेक्ट करके उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करूंगी, तो वो जो सैम्पलिंग है उसको मैं क्या बोलूँगी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। जैसे आप देखे होंगे कि मान लीजिए कोई जगह में कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा, तो कम्पिटिटिव एग्जाम जब ख़त्म होता है, आप लोग भी ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि हम जैसे ही कैंडिडेट बाहर निकलने लगते हैं तो गेट के पास ना कोचिंग सेंटर का लोग खड़े रहेंगे, कोई इंस्टीट्यूट का लोग खड़े रहते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर कोर्स प्रोवाइड हो रहा तो उसका लोग भी खड़े रहेंगे, क्या पकड़ के, लिफलेट्स पकड़ के। तो जैसे ही आप एग्जाम देके निकलेंगे, गेट से बाहर आया, वैसे ही आपके हाथ में लिफलेट्स थमाते गए। दैट मीन्स क्या है, ये क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। तो जो भी रिसर्चर बैठा है, जो कंपनी का जो सपोज प्रमोशन कर रहा है या फिर अपना ब्रांड को प्रमोट कर रहा है या फिर अपना कोचिंग सेंटर को प्रमोट कर रहा है, तो वो क्या सोचा है कि जब इन कैंडिडेट्स ये पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो अपना भी कोचिंग सेंटर जो है सेम कोचिंग दे रहा, तो हम अगर उस जगह में खड़े होकर लिफलेट्स देने लगे सबको फ्री में, तो 10 में से एक बच्चा ऐसा रहेगा जो कि जाके वहाँ एडमिशन लेगा। तो यहाँ पे रिसर्चर अपना कन्वीनियंट के हिसाब से उसको जहाँ लगा कि ये लोकेशन में अगर मैं अपना जो कोचिंग सेंटर है उसका लिफलेट डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा कैंडिडेट उसको देखेंगे एंड कैंडिडेट मेरा कोचिंग में आने लगेंगे। तो ये क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे हैं कि रिसर्चर जो है कंपनी का बाहर में खड़ा हो रहा एंड एम्प्लॉय को जो है पूछ रहा है क्वेश्चन कि जैसे ही एम्प्लॉय इन करते रहते, जैसे हमारा कंपनी है, कंपनी का मान लीजिए कि 9 बजे का एंट्री टाइमिंग है, तो जितना भी एम्प्लॉय है सब 9 बजे आएंगे। तो जैसे ही एम्प्लॉय एक एक इन करते जा रहे हैं तो रिसर्चर वहाँ पे खड़े होके, तो कंपनी का बाहर में खड़ा होके पूछ रहे हैं कंपनी के बारे में या फिर इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स रिसर्चर को पता है कि ये है टाइमिंग,
इस टाइम में सारा एम्प्लॉई आएंगे कंपनी का, तो वो कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से मेरे को डेटा मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे रिसर्चर क्या है, लोकेशन फिक्स करके रखा है एंड कहाँ किस तरह का लोगों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करेगा, जहाँ से वो सैंपल कलेक्ट करेगा, तो ये भी फिक्स है। दैट मीन्स कंपनी का लोग जो है ना, वहाँ से वो सैंपल सेलेक्ट करेगा। कौन? रिसर्चर। मान लीजिए कि कंपनी में अगर 200 लोग काम करते हैं, तो 200 में से 10 ऐसा लोग होंगे जिनको रिसर्चर एज सैंपल सेलेक्ट करेगा एंड उन्हीं 10 लोगों के ऊपर सर्वे करेगा कि सपोज आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें तो आपको क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या आप सोचते हैं कि क्या इसको चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो कुछ ही मान लीजिए कि सर्वे हो रहा, तो वो सर्वे का जो क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए वो रिसर्चर सैंपल सेलेक्ट करेगा। कहाँ से लेगा? कंपनी में जो 1000 या फिर मान लो 200 ही कंपनी का एम्प्लॉई है, उन 200 में से 200 क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गया। तो उन 200 में से 10 लोगों को सेलेक्ट करेगा। तो ये जो 10 लोगों को सेलेक्ट किया, दैट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मतलब ये 10 लोगों को रिसर्चर सेलेक्ट कर रहा है ना, वो अपना कन्वीनियंस के हिसाब से सेलेक्ट कर रहा है। उसको पता है कहाँ खड़े रहने से मेरे को डेटा मिलेगा, इजीली डेटा मिल सकता है, मेरे को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मुझे वहाँ पे इजीली एंड चीपर वे में डेटा मिल सकता है। यहाँ पे क्या है? रिसर्चर अपना कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट किया। 200 लोगों में से 10 लोगों को सेलेक्ट किया फ्रॉम द कंपनी एंड एज पर रिसर्चर्स कन्वीनियंस। तो ये था आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एंड पर्पसिव सैम्पलिंग क्या है कि यहाँ पे ये भी मेरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसमें रिसर्चर अपना पर्पस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करता है। वहाँ क्या था कि रिसर्चर अपना कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करता है फ्रॉम द पॉपुलेशन। रिसर्चर को अगर पता है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन में से जितना भी लोग रहते हैं, वहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करूँगी सैंपल, तो मुझे इजीली एक्सपेरिमेंट कर पाऊँगी एंड मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, चीपर वे में भी हो पाएगा। तब क्या करेगा? रिसर्चर कन्वीनियंस के हिसाब से उस पर्टिकुलर लोकेशन में जाता है, जाके जितना भी वहाँ पे पॉपुलेशन है उनमें से सैंपल सेलेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे था, रिसर्चर कंपनी के बाहर खड़ा हो रहा और जैसे ही एम्प्लॉई आते जा रहे हैं, 100 एम्प्लॉई 200 एम्प्लॉई अगर काम करते हैं, 200 में से किसी 10 ऐसा एम्प्लॉई को सेलेक्ट कर रहा है, मतलब सैंपल ले रहा है जो कि जो रिसर्चर का सर्वे है उसका अच्छा आंसर दे पा रहे हैं या फिर एक्यूरेट आंसर दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे रिसर्चर अपना कन्वीनियंस के हिसाब से 10 एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया, दैट मीन्स सैंपल को सेलेक्ट करा, सो दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। यहाँ पे पर्पसिव सैम्पलिंग में रिसर्चर अपना पर्पस के हिसाब से, अपना एक्सपेरिमेंट का पर्पस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल देखिए कि अगर एक कंपनी में आप काम करते हो एंड आप एक सर्वे करने वाले हो रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस ऑफ डिजेबल्ड एम्प्लॉई इन कंपनी में जितना भी एम्प्लॉई काम करते हैं उनमें से खाली डिजेबल्ड एम्प्लॉई का ही एक्सपीरियंस आप शेयर करने वाले हो या फिर कलेक्ट करने वाले हो, तो अब क्या करोगे? आपका पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है कि डिजेबल्ड एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस लेना है। तो आप अपना पर्पस के हिसाब से उन्हीं एम्प्लॉय को लोगे जो डिजेबल्ड है, बाकी एम्प्लॉय को आप टच भी नहीं करोगे, बाकी एम्प्लॉय को आप कंसिडर भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका पर्पस क्या है कि डिजेबल्ड एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस को आप कलेक्ट करना है, जानना चाह रहे हो। तो आप अपना पर्पस के हिसाब से, अपना एक्सपेरिमेंट का पर्पस के हिसाब से सैंपल कलेक्ट करोगे। दैट मीन्स एम्प्लॉय कंपनी में जितना भी एम्प्लॉय है उनमें से आप वही एम्प्लॉय को सेलेक्ट करोगे या फिर वही सैंपल को लोगे जो डिजेबल्ड है। तो इसको बोलते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सिटी है जिसमें बहुत सारा कोचिंग सेंटर है, तो आपको बोला गया कि आप जाइए ये पर्टिकुलर सिटी में, अब देखिए कि आईएएस कोचिंग कितना बच्चे लेते हैं, आईएएस का कोचिंग कितना बच्चे लेते हैं। तो अब क्या करोगे? आपका पर्पस क्या है कि आईएएस का कोचिंग कितना स्टूडेंट्स लेते हैं, तो आप क्या करोगे? अपना पर्पस के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करोगे। दैट मीन्स आप वही कोचिंग सेंटर जाओगे जहाँ पे आईएएस का कोचिंग दिया जा रहा है एंड वहाँ पे बच्चा को देखोगे।
तो यहाँ पे क्या है, आप पर्पसिव हो गए। आप क्या सारा कोचिंग सेंटर गए? नहीं, आप उन्हीं पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर को अपना पर्पस के हिसाब से सेलेक्ट किए जिसमें आईएएस का कोचिंग दिया जा रहा है। तो ये जो सैंपल आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, वो आपका पर्पस के हिसाब से, आपका एक्सपेरिमेंट का पर्पस के हिसाब से, जो आपका एक्सपेरिमेंट का पर्पस है क्या है कि आईएएस स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना कितना आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप वही कोचिंग इंस्टीट्यूट को टारगेट करोगे जो आपका एक्सपेरिमेंट का पर्पस को फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स ऐसा इंस्टीट्यूशन आप सेलेक्ट करोगे जिसमें आईएएस का कोचिंग दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, अगर एक सिटी में मान लीजिए कि 20 कंपनी है, उनमें से या फिर 20 ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिनमें से ऐसा 6 इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आईएएस का कोचिंग दिया जा रहा है, तो आप 20 में से उस 6 को सेलेक्ट करोगे। तो ये जो 6 को सेलेक्ट किए दैट इज योर सैंपल। तो किस तरह से सैंपल सेलेक्ट किए, आप अपना पर्पस, एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था कि मेरे को आईएएस स्टूडेंट का नंबर चाहिए था, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आईएएस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपना एक्सपेरिमेंट का पर्पस के हिसाब से सेलेक्ट किए 6 इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ 20। तो जो 6 इंस्टीट्यूशन आप सेलेक्ट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग। सैंपल सेलेक्ट किए वो भी अपना पर्पस के हिसाब से, सो इट इज कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग। आई होप कि आपको बात मेरा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज लास्ट वन, स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग एक ऐसा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जहाँ पे हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, वो सैंपल किसी और सैंपल को रिक्रूट करता है, ऐसा करके हम एंटायर स्टडी करते हैं। दैट मीन्स इट इज़ लाइक स्नोबॉल। जैसे ही बॉल मूव करते रहता है तो आगे और बॉल को साथ में ले लेता है, ऐसा करके बड़ा हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, सपोज आपको बोला गया कि एक सिटी है, उसमें होमलेस पीपल कितना है फाइंड करिए, एंड आपके पास कोई डिटेल ही नहीं है होमलेस पीपल का, तो वहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पॉसिबल है ही नहीं। तो आप क्या करोगे कि आप कोई एक होमलेस पीपल को सर्च किए एंड वो होमलेस पीपल के कांटेक्ट में और 2-4 थे, उनके कांटेक्ट में और 2-4 थे, ऐसा करके आपको क्या हुआ, एंटायर होमलेस पीपल इन ए पर्टिकुलर सिटी मिल गया। तो यहाँ पे जो आप रिसर्च स्टार्ट किए तो क्या है कि सिंगल सैंपल लिए, एक ही लोगों को लिए, एक पर्सन को लिए जो कि होमलेस है, उस पर्सन का कांटेक्ट में जो होमलेस था वो भी आपको मिल गया, फिर उसका कांटेक्ट में और जो पीपल थे होमलेस पीपल, उनका भी कांटेक्ट आपको मिल गया। दैट मीन्स आप एक को सेलेक्ट किए, वो बढ़ते हुए आपको पूरा का पूरा जो डेटा है वो आपको दे रहा है। तो इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसमें पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट करते हैं अदर पार्टिसिपेंट्स फॉर द स्टडी। हम कुछ पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं, उनका थ्रू में कुछ और को लेते हैं, फिर उनका थ्रू में कुछ और को लेते हैं, ऐसा करके बढ़ते रहता है लाइक द स्नोबॉल। जैसे स्नोबॉल मूव करता है, ये पिक्स अप मोर पार्टिसिपेंट्स अलोंग द वे। दैट मीन्स ये अपना स्टडी में एक पार्टिसिपेंट दूसरा को लेता है, दूसरा पार्टिसिपेंट तीसरा को लेता है, तीसरा चौथा को लेता है, तो ऐसा करके मूव करते रहते हैं लाइक द स्नोबॉल। जैसे एग्जांपल दी, अगर आपको होमलेस पीपल का जो नंबर है वो फाइंड करना है सिटी, कितना लोग ऐसा है कि जो कि होमलेस है एंड आपके पास डिटेल्स ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे, सैंपल्स कैसे सेलेक्ट करोगे। तो आप किसी एक होमलेस पीपल का टच में रहना है, तो उसका टच में जो भी होमलेस पीपल होंगे तो आपको उनका भी कांटेक्ट मिल जाएगा, एंड उनका कांटेक्ट में जो भी होमलेस पीपल है आप उसका भी कांटेक्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स आपका जो कांटेक्ट है ना वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल जैसा ये मूव करते जा रहा है एंड रास्ता में जो जितना भी पार्टिसिपेंट्स है सबको अपने साथ मिलाते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। आई थिंक कि आपको ये जो 3 डिस्क्रिप्शन है, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है विथ एग्जाम्पल, पर्पसिव सैम्पलिंग क्या है विथ एग्जाम्पल, कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है विथ एग्जाम्पल, एंड द डिस्कशन रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आई होप कि आपको ये सारा जो सिनेरियो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आप कमेंट करिए, एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।